आज हम देवभूमि उत्तराखंड में बैठे हैं श्री अमित वी कपूर जी के साथ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। उत्तराखंड रत्न से नवाजे जा चुके 2 साल लगातार। इनके साथ आज बैठने का रेडियो अड्डा में हमको मौका मिला है। मैं आरजे सुरभि आज इनके साथ थोड़ी गुफ्तगू करना चाहूँगी और आप सब लोगों को इनको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। तो अमित वी कपूर जी, थैंक यू सो मच जो आपने रेडियो अड्डा को आज ये प्रिविलेज्ड अपॉर्चुनिटी दी है हमारे साथ बैठने के लिए। हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं आपका इसके लिए। थैंक यू सो मच। एंड आपके बारे में तो हमने बहुत कुछ सुन रखा है, बहुत कुछ आपका गाने सुने हैं, आपकी आवाज़ सुनी है, आपकी एक्टिंग देखी है, आपके थिएटर्स के प्लेस देखे हैं, आपकी जिंगल सुनी है, दूरदर्शन पे हर जगह पर आप छाए हुए हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई रेडियो अड्डा की पूरी टीम की तरफ से, जो आपने इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं। उत्तराखंड में शायद ही ऐसा कोई होगा जो इनको ना पहचानता हो, ना जानता हो। बहुत ही हम्बल और डाउन टू अर्थ। इनके साथ बात करके आप लोग को भी समझ में आएगा इनके बारे में। तो आइए जानिए थोड़ी सी और चीज़ें अमित वी कपूर जी के साथ। अमित जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुरभि जी। और सबसे पहले थैंक यू रेडियो अड्डा और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। और बस मैं आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत हूँ। सुरभि जी के कुछ सवाल हैं, कोशिश करूँगा ईमानदारी से जवाब दूँ। जी अमित जी, हम लोग आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो म्यूज़िक है, जो आपका पैशन है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। शुरुआत तो शुरू में बहुत अच्छी होती है हर किसी चीज़ की। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। आई वॉज इन क्लास 6th और 7th आई सपोज। 88 में मुझे कुछ लोग घर के पास ही हमारे कुछ लोग प्रैक्टिस करते थे और वो आर प्लेइंग सम वेरी गुड बैंड। तो मैं उनसे बड़ा इंस्पायर रहता था कि मुझे गिटार बजाना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है। फिर सेकेंडरी आई वाज वेरी फाउंड ऑफ ऋषि कपूर साहब। उनका चित्रहार पे गाना आया करता था, एक हसीना थी एक दीवाना था। तो वो गाना मुझे मतलब अंदर से इतना ज़्यादा इंस्पायर करता था। मैं सोचता था टीवी के अंदर जाकर मैं गिटार लेकर के मैं बजाना शुरू कर दूं। तो दैट वाज वो एक पैशन था मेरा। वो धीरे धीरे फिर वो शुरू हुआ। कहीं से गिटार का जुगाड़ हुआ, क्योंकि घर से तो मिलता नहीं था, क्योंकि मैं ही इत्तेफाक से अपनी पूरी फैमिली में ही एक पहला म्यूजिशियन हूँ। और बड़े चैलेंजेस थे स्टार्टिंग में, किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा। कुछ लोग बोलते थे ढंग से पढ़ लो यार, कुछ बोलते थे कुछ और काम कर लो, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बहुत डांट पड़ती थी, जो आता था वो डांट के चला जाता था। और बस करते करते वो डांट फटकार, लोगों का अप्रिसिएशन, धीरे धीरे मैंने फिर गिटार सीखना शुरू किया। सीखते सीखते मैं अपने स्कूल में CNI बॉयज़ इंटर कॉलेज में 15 अगस्त के दिन मैंने छोटा सा परफॉर्मेंस दिया। तो वहाँ से मुझे पहला बड़ा अच्छा अप्रिसिएशन मिला टीचर्स का, और सब लोगों ने मुझे बहुत सराहाया। फिर उसके बाद मैंने एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन कर लिया कि मुझे गिटार बजाना है। मैं बहुत छोटा हुआ करता था, तो गिटार बजाना शुरू किया। धीरे धीरे वो चीज़ चलती रही। घर से मतलब नहीं मिलता था सपोर्ट, और डांट भी पड़ती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने अपना पैशन छोड़ा नहीं। लेकिन यह है कि कुछ टाइम बाद मैं वो सब फालतू की चीज़ों से बच गया जो और बच्चे करते हैं, कन्फ्यूजन से बच गया, और मुझे मतलब म्यूज़िक ने अडॉप्ट कर लिया। आई एम वेरी थैंकफुल कि म्यूज़िक ने मुझे अडॉप्ट किया। मैं तो म्यूज़िक को आज तक अडॉप्ट नहीं कर पाया हूँ। तो चलता रहा सिलसिला। उसके बाद धीरे धीरे बहुत कुछ हुआ ज़िंदगी में। मैं बाहर चला गया, यहाँ से मैं पंजाब चला गया कुछ 96 में। उससे पहले मैं यहाँ पर मेलोडी का ऑर्केस्ट्रा में था। मिस्टर SM पंची हैं, और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें मतलब स्टार्टिंग में अच्छे म्यूजिशियन का साथ मिला मुझे उस बैंड में। तो मैं सबसे जूनियर हुआ करता था, तो सब लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सिखाया। कुछ खास लोग थे जो शायद अभी दुनिया में नहीं है। मिस्टर जॉर्डन सर और इज़ नो मोर, और सैमी सर इज़ नो मोर, और सुनील शेरगिल सर, वेरी गुड बेसिस्ट।
उन्होंने मुझे बेस गिटार के बारे में बताया, सिखाया, बहुत सारी चीज़ें सिखाई। और मेरे एक बेसिक टीचर थे, हैं ही इज़ नाउ मिस्टर अनुज कंडियाल, तो उन्होंने मुझे गिटार की बेसिक स्टेप्स दी। तो करते करते फिर मैं 96 में यहाँ से चला गया बाहर। आई यूज्ड टू प्ले विद हंसराज हंस, गुरदास मान, JCB। बस वहाँ से मुझे मतलब प्रोफेशनली काम करने का मौका मिला, मैं कैसे काम कर सकता हूँ, कैसे और बेटर कर सकता हूँ चीज़ों को। फिर मैं 2000 में वापस आया यहाँ जब कैपिटल बना, बस तब से मैं यहीं हूँ। फिर बॉम्बे भी गया, दिल्ली भी, दिल्ली मंडी हाउस में मैंने बहुत लाइव शोज़ करे, सोनू निगम, कुमार शानू, इन लोगों के साथ। तो बस वो एक्सपीरियंस लेकर के मैं देहरादून लौटा और वो एक्सपीरियंस नए लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो भी म्यूज़िक मैं क्रिएट करता हूँ तो उसमें वो सब चीज़ें मेरे एक्सपीरियंसेस उसमें जुड़े रहते हैं। आई जस्ट ट्राई टू डू माई बेस्ट। आपने जैसा कहा कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं किया, तो कौन सा ऐसा स्टेज आया जब आपकी फैमिली आपको इस चीज़ में सपोर्ट करने लगी? हाँ, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आज भी मतलब याद करता हूँ, जब स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं मिलता था। लोग ये बोलते थे तुम्हारा बेटा तो बैंड वाला बन गया है, गिटार बजाता है, पता नहीं क्या क्या करता है। तो जब सडनली कुछ ऐसे शोज़ हुए या कुछ मैंने फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ अलग सा करना चाहिए जिसमें मेरा नाम मैं थोड़ा सा और कमाना शुरू करूं। फिर मैंने थिएटर्स में म्यूज़िक देना शुरू किया, छोटी मोटी चीज़ें और करना शुरू किया। फिर न्यूज़पेपर में कटिंग्स में नाम आता था कि अमित कपूर ने गिटार बजाकर ऑडियंस का दिल जीता, ये करा। तो वो जो कटिंग्स थी वो मेरे पापा को और मेरे ताऊजी को भी मिली, तो मुझे वहाँ से बड़ा अप्रिसिएशन मिला। मेरे ताऊजी वो मेरे पे बहुत ध्यान रखते थे। मैं बड़ा ही मतलब उदन टाइप का हुआ करता था, तो उनको मुझ पर कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन फिर जब वो धीरे देखा कि ये सब कर रहा है तो लेट हिम डू, जो कर रहा है करने दो, देखते हैं आगे कहाँ तक जाता है। तो बस वो चीज़ें हुई, अप्रिसिएशन, वो जो क्रिटिक्स थे वो धीरे धीरे अप्रिसिएशन में बदलते गए, चले गए, और पेरेंट्स का भी वो मिला। बाकी तो खैर बहुत अच्छा है अभी तक, इट्स गुड गोइंग। म्यूज़िक इंडस्ट्री में आपका कंट्रीब्यूशन तो बहुत अच्छा है और आई एम श्योर आपकी पूरी फैमिली को आज आप पे बहुत प्राउड होगा। एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ म्यूज़िक इंडस्ट्री से रिलेटेड। जैसे हमने आशिकी 1 देखी थी उस ज़माने में, और अभी कुछ साल पहले आशिकी 2 आई थी। yes. तो उन दोनों मूवीज का म्यूजिक बहुत हिट रहा। तो उस पूरे ड्यूरेशन में इतना जो ड्यूरेशन आशिकी 1 और आशिकी 2 के बीच का रहा, उसके म्यूजिक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, एग्जैक्टली मुझे अभी भी याद है जब मैंने नया गिटार बजाना शुरू किया था तो 90 या 91 या 92 में आशिकी 1 आई थी, और वो एक गाना हुआ करता था उसका, सांसों की ज़रूरत है जैसे। तो उसमें एक गिटार का एक बहुत अच्छा सा एक पीस था। तो मैंने वो सीखा, तो लोग मुझे सड़क पे जैसे मैं गिटार लेके जाता था तो लोग मुझे पकड़ लेते थे, तुम्हें गिटार बजाना आता है ना? हाँ, वो धुन सुनाओ। तो उस धुन से मुझे बड़ा फेम मिला। तो अगर हम बात करें, मैंने आशिकी 1 से लेकर के और आशिकी 2 तक का म्यूज़िक सुना है और प्ले भी किया, उस टाइम के म्यूज़िक को बनाया भी और क्रिएट भी किया। हाँ, वो एक्चुअली एक मैनुअल मेलोडी हुआ करती थी आशिकी 1 के टाइम पे। अगर हम बात करें तो वो मैनुअल मेलोडी हुआ करती थी। हर आदमी का अलग अलग काम था, वो अपना काम द बेस्ट किया करते थे। लिरिक्स राइटर वो अलग जोनों पे बैठ के लिखता था, फिल्म के हिसाब से ये होता था। म्यूज़िक कंपोज भी उसी तरीके से होता था, सीन वाइज होता था कि भाई हीरो की एंट्री हो रही है तो म्यूज़िक कैसा होना चाहिए, वॉल्यूम्स कैसे बजने चाहिए, ये सब कैसे होना चाहिए। तो टाइम रहा वो 2010 मतलब 2000 के एंड तक वो रहा टाइम। फिर जब से डिजिटल होना शुरू हुआ तब वो चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई, म्यूजिशियंस कम हो गए, वो सारी चीज़ें कम हो गई, टेक्नोलॉजी थोड़ी ओवर कम हो गई। फिर बहुत सारी कंप्यूटर के थ्रू म्यूज़िक क्रिएट होने लगा और वो सफ़र बड़ा अच्छा रहा। मुझे आज भी मैं विटनेस हूँ आशिकी 2 और आशिकी 1 के म्यूज़िक और अब तक का, कि म्यूज़िक में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई है और बहुत चीज़ें ख़राब भी हुई है। आज का म्यूज़िक अगर हम सुने तो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक आ रहा है, हर दिन गाने रिलीज़ हो रहे हैं, हर दिन गाने लोग सुनते हैं, नए नए सिंगर्स आ रहे हैं। उस टाइम पर एक लॉबी नहीं बोलूँगा, मतलब उस टाइम पर एक काम करने का तरीका होता था कि भाई इस तरीके से इस फंडे पे काम होगा। आज ऐसा नहीं होता। आज एक फिल्म में कम से कम 4 म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, उनका एक गाना लिया जाता है। तो ये एनालॉग से डिजिटल का सफ़र जी
आप इसको किस तरह से देखें, इसकी क्या एडवांटेज है या क्या डिसएडवांटेजेस रही हैं? हाँ देखिए, एनालॉग में वही बात है कि सब लोग साथ में बैठ करके म्यूज़िक प्ले करते थे, प्रैक्टिस करते थे, एक गाना था। तो उसमें क्या होता था कि सब लोगों की एक सोल कनेक्टिविटी रहती थी। 150 लोग म्यूजिशियन बैठे हुए हैं एक हॉल के अंदर, वॉलन चल रहे हैं, 60 वॉलन बज रहे हैं, तो सब लोग एक साथ बैठ के जब प्ले करते तो सब लोग की अपनी अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी भी उसमें शामिल होती थी। तब जाकर के गाना बनता था। महीनों 2-3 महीने रियाज करने के बाद फिर एक गाना टेक होता था। किससे गलती हो जाती थी तो पूरा गाना दोबारा करना था। कुछ नहीं, दैट वाज वेरी टफ, वेरी 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 टफ टाइम। तो मुझे याद है कि जब मैंने शुरुआत की थी एज ए अपना करियर म्यूज़िक डायरेक्टर और अरेंजर में, मैंने साथ साउंड इंजीनियरिंग का भी बेसिक कोर्स किया और मैंने सीखा। उस टाइम मैं पंजाब में था, तो तब एनालॉग मशीनें हुआ करती थी, स्पूल सेट होते थे, उसमें सिर्फ 8 ट्रैक रिकॉर्डिंग होता था। 8 ट्रैक रिकॉर्डिंग, आज तो खैर 8 ट्रैक रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, आज तो लोगों के पास अनगिनत ट्रैक्स होते हैं सॉफ्टवेयर्स में। उस वक्त 8 ट्रैक या 16 ट्रैक बहुत बड़ी बात होती थी। तो जब प्ले होता था और कुछ भी गलती होती थी, गाना एडिट करना पड़ता था, तो मुझे आज भी याद है, हम लोग के स्टूडियो के अलग एक एडिटिंग रूम होता था। वहाँ पर हम लोग स्पूल को लेके जाते थे और स्पूल को लगाते थे। लगाने के बाद कटर होता था, कटर से हम लोग काटते थे कि यहाँ से गाना काटना है, इतना जोड़ना है। तो वो बड़ा मैनुअल काम होता था। लगाएं कि स्पूल सेट पर मशीन पे काउंटर होता था, काउंटर हम लोग देखते रहते कि इस काउंटर पे बीट मिलानी है, और एक बार अगर रिबन गलत कट गया तो वो कट गया समझ लो। तो वो बहुत परफेक्शन वाला काम होता था। तो मैनुअल एडिटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। उसके लिए मतलब आपको एक्सपीरियंस, म्यूज़िक माइंड आपका होना बहुत ज़रूरी है, और परफेक्शन होना तो खैर ज़रूरी है ही। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर्स आए। जब मुझे याद है 98-99 में आते आते कंप्यूटर्स अप हो गए थे। जब कंप्यूटर आए तो हम लोग को म्यूज़िक रिकॉर्ड होता हुआ दिखाई देने लगा। सारी वेव सामने दिखाई देती थी। तो जो पुराने जो एनालॉग पे काम करने वाले लोग थे, दे वर वेरी टैलेंटेड। उनके कान इतने ज़्यादा परफेक्ट थे। तो जब कंप्यूटर आया तो वो चीज़ें होता है कभी कभी धीरे धीरे कि जैसे हम सोचते हैं जनरेशन गैप हो जाता है। तो वो कंप्यूटर को वो लोग करने में, कुछ लोगों ने तो कर लिया और कुछ लोग कंप्यूटर को अडॉप्ट नहीं कर पाए, वो टेक्नोलॉजी को। तो मैं थोड़ा सा शुरू से थोड़ा टेक्निकल था और मैंने कंप्यूटर को अडॉप्ट कर लिया। मुझे समझ में आ गया था कि अब कंप्यूटर के अलावा आगे आप काम नहीं कर पाएंगे, कंप्यूटर ही आपका आने वाला भगवान है। तो मैंने उस भगवान के आगे हाथ जोड़े और मैंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया। बाकी आज भी गाने हिट हो रहे हैं, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर आज भी बहुत अच्छे हैं, कंपोजर बहुत अच्छे हैं, प्रोग्रामर बहुत अच्छे हैं। लेकिन चाहिए, हाँ, क्रिएटिविटी चाहिए। exactly, वो क्रिएटिविटी तो है ही, वो तो मस्ट है, क्रिएटिविटी मस्ट है सुरभि जी। उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी क्या हो गया, अभी बहुत सारे लोगों का काम 1 या 2-4 लोगों पे आ गया है। जैसे देख लीजिए, टाइम भी कम लगता है। जैसे अब सपोज करें, पहले कंप्यूटर नहीं आने से पहले ऑफिस में लोग 100 लोग काम करते थे। कंप्यूटर के आने से क्या हुआ, वो काम 5 या 10 लोगों में बढ़ गया। तो सेम म्यूजिक इंडस्ट्री में भी ऐसा हुआ है। और आज का ज़माने की डिमांड भी यही है। अगर आज हम लोग अगर आज हम चाहें कि हम लोग 150, 200 या 5 म्यूजिशियन को बैठा के इकट्ठा रिकॉर्ड करें, तो वो थोड़ा सा बजट वाइज भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, और इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करना, वो चीज़ें करनी। तो अभी तो वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग का लॉकडाउन की वजह से हम एक दूसरे से इतने आसानी से नहीं मिल पाते। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो यही है, जैसा भी है, म्यूज़िक हमेशा से म्यूज़िक ही रहा है, चाहे वो कैसे भी हो। बट ओके, तो आपने बहुत सारे वैरायटी ऑफ लोगों के साथ में काम किया है। जी। उसके बारे में कुछ बताइए। आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे को बहुत सारे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। मैं सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने स्टेट की, उत्तराखंड की। मेरे से सोचना था कि मैं बहुत बाहर भी रहा हूँ, वापस भी आया, गया, फिर आया। बट मुझे ये लगा कि अगर मैं अपने घर में या अपने सिटी में या अपने स्टेट में भी अगर मैं नाम नहीं कमा पाया तो मैं बाहर नहीं कमा पाऊंगा। तो फर्स्ट जस्ट आई वांट टू विन दिस माय स्टेट एंड माय फैमिली, माय सिटी। तो उससे मुझे एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि हाँ, कम से कम लोग मुझे मेरे घर में और मेरे स्टेट में तो जानते हैं जी। और इस स्टेट ने मुझे बहुत कुछ दिया है सुरभि जी। मतलब मैं एक गिटार लेके, एक कंधे पे गिटार लेके निकला था, और आज मेरे पास भगवान की इस दया से और स्टेट के लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, जिन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। बहुत सारे अप एंड डाउन्स भी है लाइफ में। तो आज मेरे पास सब कुछ है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो मैं उसको मैक्सिमम यूज़ उत्तराखंड में ही करता हूँ,
क्योंकि जो मैं बाहर रहा, मैं बॉम्बे भी मैंने स्टूडियो खोला है, बॉम्बे भी स्टूडियो रन कर रहा हूँ, लेकिन जो वहाँ से जो मैं टेक्नोलॉजी सीख कर आता हूँ तो उसको मैं यहाँ पर आके इम्प्लीमेंट करता हूँ। ओके। और मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टेट का जो म्यूज़िक है वो वर्ल्ड वाइड जाए। आपको शायद इसीलिए उत्तराखंड रत्न से जी, नवाजा जी, गया जी, है जी, 2 जी। बार, 2019 और 2020 में, जी। फॉर प्रमोटिंग फोक म्यूजिक इन द Yes, स्टेट yes, ऑफ yes, yes. उत्तराखंड। I'm very वी आर lucky. वेरी प्राउड ऑफ थैंक यू। यू सो मच ध्रुव जी। तो ये उत्तराखंड रत्न से पहले भी कई अवार्ड मिल चुके हैं जी। मेरे को, 2-3 बार फिल्म फेयर यहाँ के उसमें फिल्म फेयर अवार्ड मिला है बेस्ट म्यूज़िक के लिए। काफ़ी सारी मूवीज़ करी हैं। हाँ, कुछ बताइए, आपने कितने सॉन्ग्स अब तक करे हैं, कितनी मूवीज करी जी, हैं? तो सुरभि जी, मैंने 99 में जब रिकॉर्डिंग और ये सब करना शुरू किया, स्टूडियो काम स्टार्ट किया, तो तब से और अब तक एक दिन में 1 या 2 गानों पे तो काम किया ही होगा। एक दिन में? हाँ, 2 गानों पे हमने काम किया, जिसमें रिकॉर्डिंग पार्ट भी आप कर सकते हैं, म्यूज़िक पार्ट कर सकते हैं, मिक्सिंग पार्ट कर सकते हैं। तो ये एक 20-21 साल का एक सफ़र है, तो एक दिन के हिसाब से लगाएं तो फिर वाओ। बहुत सारे कैलकुलेशन होती है। तो खैर ये काम चल ही रहा है। और जहाँ तक बात है कि अभी जो उत्तराखंड रत्न का अवार्ड मिला है जी। वो लगभग 5000 गाने कंप्लीट करने के बाद मुझे मिला है अभी कुछ समय पहले। और फिल्मों में भी काफ़ी फिल्मों में म्यूज़िक दिया है, बैकग्राउंड स्कोर और गानों का म्यूज़िक डबिंग्स लगा करके। तो 200 से ज़्यादा फिल्मों का म्यूज़िक अभी तक कर चुके हैं, जिसमें कुछ बॉलीवुड की भी हैं और कुछ गुजराती है, नेपाली हैं और सब लैंग्वेज का है। तो जहाँ तक गानों की बात करें तो गानों में भी क्योंकि उत्तराखंड से मैं बिलोंग करता हूँ और उत्तराखंड से ही मुझे सब सम्मान मिला है, सारा कुछ मिला है। यहाँ पर ही बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है, हिमाचली है। तो इन सब का मिला करके और हिंदी गाने मिला करके तो ये 5000 के आपस का फिगर मतलब सॉर्ट आउट कह सकते हैं आप। इससे कम भी कम तो नहीं हो सकता, ज़्यादा ही हो सकता है, बट दिस इज काइंड ऑफ मेजरमेंट कह सकते हैं आप। तो सिलसिला अभी तक जारी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना जी, जी, चाहूँगी। जी। आपने इतना सारा काम किया है, जी। तो आपका कोई पर्सनल फेवरेट गाना है, आपका अपना बनाया हुआ? देखिए, जहाँ तक बात है फेवरेट की तो सभी फेवरेट होते हैं। गाने भी एक तरह की एक चाइल्ड की तरह होता है, बच्चे की तरह होता है। जब हम गाना की धुन बनाते हैं तो वो एक जन्म लेता है गाना, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर सजाते हैं, संवारते हैं, फिर वो रिलीज हो जाता है, रिलीज हो जाता है, उसका रिजल्ट भी निकल आता है कि कैसा है क्या है। तो जहाँ तक हम फेवरेट की बात करें तो फेवरेट तो अभी तक मैं बना नहीं पाया अपना फेवरेट। बेस्ट और फेवरेट जहाँ बन जाएगा तो शायद मेरी ये जो काउंटिंग है वो शायद ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद शायद मैं और बेहतर ना बना पाऊँ। तो बेहतर बनाने की रोज़ एक नई कोशिश लगी रहती है सुरभि जी, और सभी गाने फेवरेट हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। संगीत अपने आप में ही बहुत सुकून देने वाली चीज़ है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल थॉट दिया आपने कि अभी तक आप अपना बेस्ट फेवरेट नहीं बनाया है आपने, और जिस दिन बनेगा तो वो आई थिंक आपकी जर्नी का लास्ट जी, मे भी लास्ट हो सकता है। हम नहीं चाहते आप लास्ट तक पहुंचे, आप ये जर्नी पूरी लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रखिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सुरभि जी। और आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स भी होंगे अपने इस काम को लेके? फ्यूचर प्लान्स मेरा ये है कि मैं अपने स्टेट का जो म्यूज़िक है, उत्तराखंड का म्यूज़िक है, उसको मैं वर्ल्ड वाइड लेकर जाऊं, और ये मेरी कोशिश हमेशा से रहेगी। और मैं जो हिडन टैलेंट है उत्तराखंड का, जो रॉ टैलेंट है, जो लोग बहुत अच्छा गाते हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी से हम लोग ब्लेंड करें और वो एक अलग सा कुछ फ्यूजन निकल कर आए, या कुछ बहुत ऐसी अच्छी चीज़ निकल कर आए जिसको पूरे सब लोग उसका अप्रिशिएट करें। तो टैलेंट बहुत है, क्योंकि जो कोई किसी रॉ चीज़ को अगर हम ढंग से पॉलिश करें या ढंग से करें तो वो बहुत अच्छी चीज़ निकल के आ सकती है। जी बिल्कुल। और मेरा ये भी है कि जो भी लोग अभी इस लाइन में आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी से रूबरू हो रहे हैं, तो वो अपना बेसिक चीज़ों को ज़रूर सीखें। और मैं चाहता हूँ जो भी इंटीरियर के लोग हैं, मतलब वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और वो अपने टैलेंट को और ज़्यादा ईजिली लोगों के सामने और सोसाइटी के सामने प्रमोट कर पाएँ। और जो आपने इतने सालों का आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, नॉलेज है, उसको आप यूथ में अगर आपको देना पड़े तो उसके लिए आपने कुछ सोचा है? नहीं, एग्जैक्टली, कैसे वो पास ऑन होगी नेक्स्ट जनरेशन को? बहुत अच्छा सवाल है सुरभि जी, क्योंकि आने वाला जो यूथ है वो बहुत टैलेंटेड है। उनके अंदर
क्यूरियोसिटी है काम करने की और एनर्जी बहुत अच्छी है। बस ये समझें कि हम लोग को सोसाइटी को कुछ देना है जी। कुछ लेना नहीं है, क्योंकि कोई भी म्यूजिशियन होता है या कोई भी सिंगर होता है, कोई भी आर्टिस्ट होता है, वो सोसाइटी को खुश रखने का काम करता है या उसके इमोशंस को डेवलप करता है। तो हम लोग थोड़े इमोशनल लोग हैं जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, तो बाकी सब चीज़ों पे ध्यान ना देकर के अगर ये सोचे कि आज मैंने साउंड इंजीनियर का कोर्स कर लिया या मैं म्यूजिशियन बन गया तो कल मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, मैं सब चीज़ खरीद लूँगा, तो मे बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसको पहले ही क्लियर कर लें कि बॉस अगर हम म्यूज़िक में जा रहे हैं या किसी फाइन आर्ट पे जा रहे हैं तो हमारे को देना है लोगों को, सोसाइटी को देना है, लेना नहीं है। मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है और मिलेगा ही, बिल्कुल Definitely मिलेगा। मिलता है। बट जैसे आपने भी शुरू में शेयर करा कि आपके फैमिली भी अगेंस्ट थी, तो इस तरह बहुत से बच्चे भी ये इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे होंगे जो वो कुछ करना चाहते हैं बट पेरेंट्स बोलते हैं एक स्टेबल करियर ले लो या कुछ कर लो। तो इस तरह की जो चैलेंजेस इस फील्ड में आते हैं कंपटीशन की जी। वजह से या और चीज़ों की वजह से, तो उसके लिए आप पेरेंट्स को कुछ बोलना चाहेंगे, ऐसे यूथ के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, देखिए जहाँ तक पेरेंट्स की बात है तो आज के पेरेंट्स थोड़े से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। हाँ, अवेयर समझ भी चुके, हैं, अवेयर प्रैक्टिकल भी हैं, तो उनको पता है कि पढ़ाई के साथ साथ भी अगर वो एक्टिविटीज़ में ज़्यादा कुछ कर पा रहे हैं तो पेरेंट्स उनको अलाउ कर रहे हैं। और आज के डेट में इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं सुरभि जी कि आप कहीं भी अपने आप को परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपके अंदर टैलेंट और सही में कुछ अलग सी चीज़ है तो आप लोगों की नज़र में आ सकते हैं। जी। लेकिन ये है कि वो शॉर्ट टर्म हो सकता है बहुत ज़्यादा। इसमें दो चीज़ें, एक तो ग्लैमर है जी। और एक सही में एक आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट होना और ग्लैमरस होना दोनों में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आजकल का थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो ग्लैमर में की तरफ थोड़ा ज़्यादा चला जा रहा है। किसी का एक गाना हिट हो गया और बाकी सारे गाने फ्लॉप, जी, ऐसा भी देखने को मिलता है। और बिल्कुल। बहुत सारे हम लोग नया टैलेंट देखते हैं जो वो टीवी शोज़ पे भी आते हैं और एकदम आगे छा जाते हैं, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ होते हैं, उनका पता लगता नहीं है। जी। तो यही है कि आर्ट को, अगर आपकी आर्ट जिंदा रहेगी तो गाना हिट होना वाले में बहुत बड़ी बात नहीं है। गाना हिट होता है लेकिन सिंगर का हिट होना ज़रूरी है। जी। क्योंकि जितने भी अगर आपके सारे गाने हिट ना हो लेकिन आपके सारे गाने लोग सुनते हैं, जी। वो बड़ी बात है, बने रहना बड़ी बात है। बिल्कुल। तो यही मेरा यूथ से वही है कि आप लोग कंसिस्टेंट रहें। रहें एग्जैक्टली। और रेगुलर रहें और डेडिकेटेड रहें, अपडेटेड भी अपडेटेड रहें सब विद चीज़ों से। टेक्नोलॉजी, Yes, विद yes, व्हाटएवर yes, चेंजेस yes, आर yes, yes. हैपनिंग अराउंड। यस मेरा लास्ट एक जी। दरखास्त है आपसे, आप हमारे दर्शकों को और रेडियो अड्डा के जो चाहने वाले हैं उन सबको कोई मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले सुरभि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स अ प्लेजर कि आपने मुझे लिसनर्स के सामने और आने का मौका दिया, रूबरू होने का मौका दिया। और रेडियो अड्डा ने मुझे मतलब समझा कि मैं आप लोगों के रूबरू हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद जो भी लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं। जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है, हो सकता है वो मेरी तरफ से बहुत अच्छी हो। और देखिए हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, वो हर किसी पे लागू नहीं होता। तो सबके अपनी लाइफ है, सबके अपने डिसीजंस हैं। और मैंने जो एक्चुअली एक्सपीरियंस लिए हैं वो मैंने शेयर किए। और बाकी मैं सब लोगों को विश ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा, और ख़ासकर नए यूथ को कि बॉस लगे रहो यार। म्यूज़िक और आर्ट ये बहुत कुछ मांगती है, पहले इसको दो, फिर उसके बाद तो चप्पर फाड़ के मिलता है। एंड थैंक यू सो मच सुरभि जी थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू अमित जी, इट Thank you. वाज वंडरफुल। थैंक यू मैम। आपसे बात करके बहुत Same अच्छा here. लगा, और आई एम श्योर हमारे जो दर्शक देख भी रहे हैं जी, जी. उनको भी अच्छा लगा होगा। बिल्कुल। थैंक यू रेडियो अड्डा फॉर दिस Thank you. opportunity. This is RJ Surbi signing off.